ही का तमाम ये संबोधिमाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो, जिसमें आपको पता चलेगा आज कौन कौन सी खबरें शामिल की गई हैं इस शो में। शुरुआत होगी इनकम टैक्स की एक खबर के साथ। आपके पास तो नहीं आया इनकम टैक्स का नोटिस? इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई वजहों से लोगों को नोटिस भेज रहा है। क्यों भेज रहा है, किस वजह से ये नोटिस आ रहे हैं, कौन से नोटिस आ रहे हैं, ये सब समझेंगे विस्तार से। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई ने की सख्ती। क्यों की सख्ती, इस पर चर्चा होगी। महंगे होने वाले हैं तेल, साबुन, मंजन। जी हां, एफएमसीजी कंपनियों ने कहा है आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। क्या वजह है, ये जानेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची गोल्ड की कीमत। सोना चर्चा में है। लगातार सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, देशों के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। क्या कुछ वजह है गोल्ड के चमकने की, ये जानेंगे। फिर बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा। पूरा हुआ ईएफटीए, होंगे क्या फायदे। एफटीए की चर्चा चल रही थी, इस बीच चुपके से ये ईएफटीए पूरा हो गया। क्या फायदे भारत को होंगे, किन देशों के साथ ये हुआ है, क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन सी बाहर है, विस्तार से चर्चा इस ईएफटीए पर। और गोल्ड लोन पर क्यों चिंतित है आरबीआई, ये एक और खबर होगी जिस पर हम चर्चा करेंगे। दिन की बड़ी खबरों में ये शामिल है। सभी सरकारी बैंकों से आरबीआई ने कहा है कि अपनी गोल्ड लोन बुक की स्क्रूटनी करिए, चर्चा कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और बताइए। इस पर हम चर्चा करेंगे आज एक और दिन की बड़ी खबर में। शुरुआत इनकम टैक्स की खबर के साथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसे मामले मिले हैं जिनमें दिए गए टैक्स और वित्तीय लेन देन के बीच तालमेल नहीं है। ऐसे में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल और एसएमएस भेजकर टैक्स पेयर्स को उनके एडवांस टैक्स की सही गणना करने के लिए कह रहा है और बकाया एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले जमा कराने के लिए कह रहा है। सर, किस तरीके का तालमेल नहीं है, किस तरीके की मिसमैचिंग है ये? शुभम, इस पर हम चर्चा करें। एक और बड़ी खबर आज हमारे पास होगी। स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारियां कल यानी 12 मार्च तक सार्वजनिक करने के लिए कहा है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट बैंक अब क्या करेगा, स्टेट बैंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पर बात इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स धारकों को इस समय कुछ नोटिस आ रहे हैं और वो नोटिस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं और जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, सूचना कलेक्ट करता है, उसके बीच में मिसमैच पाई गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो सारी जानकारियां नहीं दी हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन नंबर के इस्तेमाल के आधार पर जुटा ली हैं, जहां पर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं और जहां आपके पैन का या आपकी सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी स्थिति में तो 2021-22 के जो असेसमेंट ईयर के जो रिटर्न फाइल किए गए हैं उसमें थोक में बड़ी संख्या में नोटिसेस भेजे जा रहे हैं और इन नोटिसेस का जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सुविधा दे रहा है कि आप कंप्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां इसकी जानकारी ले सकते हैं और वहां से इसका समाधान हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिटर्न और जिनके ट्रांजैक्शंस के बीच में बड़ा मिसमैच पाया गया है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ते को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई ने सख्ती की है और केंद्रीय बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस को रेगुलेट कर इसके अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना चाहता है केंद्रीय बैंक। ऐसा देखने में आया है कि कई यूजर थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्कूल फीस, रेंट जैसे भुगतान भी कर रहे हैं। सर, क्यों कर रहा है आरबीआई ऐसा? क्रेडिट कार्ड पर सख्ती का दूसरा चरण है। आपको याद होगा, हमने मनी सेंटर में आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ने वीज़ा, मास्टर कार्ड और तमाम कंपनियों को इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि उससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं किए जा सकते, बिजनेस पेमेंट नहीं किए जा सकते। अब दो तरीके के ट्रांजैक्शंस पर रिजर्व बैंक सख्ती कर रहा है। पहला तो जो P2P लेंडिंग के कार्ड हैं, जिनमें कई सारे ब्रांड बैकडोर से जाकर मर्चेंट्स के साथ जोड़कर क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ फिनटेक कंपनियां हैं या जिसमें और अन्य कंपनियां हैं जो उनके साथ कार्ड जारी करती हैं और उनको डेडिकेटेड पेमेंट कार्ड से किए जाते हैं, जहां पर कार्ड धारक को एक खास किस्म की सुविधा या सहूलियत मिलती है या प्रोत्साहन मिलता है। रिजर्व बैंक इस व्यवस्था को बंद करने जा रहा है। इस व्यवस्था को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक का मानना है कि क्रेडिट कार्ड बैंकिंग प्रोडक्ट है और वो स्वतंत्र प्रोडक्ट है, उसे किसी और दूसरे प्रोडक्ट के साथ जोड़कर बेचे जाने की बात नहीं है।
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लेकर रिजर्व बैंक ने अपनी सख्ती और बढ़ाई है और पिछले एक 5-6 साल में भारत में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का एक बड़ा प्रचलन आया। आपको बहुत सारी तेल कंपनियां, ऑयल कंपनियां, भारत में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक बैंकों के साथ तालमेल करके क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, जिन पर अब सख्ती शुरू हो गई है। तेल, साबुन, मंजन जैसे एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। एफएमसीजी कंपनियां वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी छमाही में कीमतें बढ़ाएंगी। कंपनियों ने क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी और वेज इन्फ्लेशन को देखते हुए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। सर, ये नौबत क्यों आ गई? कीमतें तो पहले भी बढ़ी थी, कई राउंड में एक साथ बढ़ी थी, फिर अब बढ़ाने की नौबत। दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। हम देख रहे हैं कि जिन कंपनियों के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए कच्चे माल का इस्तेमाल होता है उनकी कीमत बढ़ी है, रुपए की कमज़ोरी का असर दिखाई दिया है। दूसरा, एफएमसीजी कंपनियों को बाजार से बड़ी डिमांड मिलती नहीं दिखाई दे रही है। इस पर हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा की थी कि रिटेल कंपनियों को जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ फुटफॉल नहीं दिखाई दे रहे हैं, रूरल एरिया से बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही। जो जीडीपी का आंकड़ा भी हाल में आया है जिसमें रिकॉर्ड आर्थिक विकास दर दिखाई गई, उसी आंकड़े में ये भी था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में और निम्न और मध्यम वर्ग के हिस्से में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अब कंपनियों के मार्जिन्स पर प्रेशर है। अगर आप कंपनियों के आंकड़ों को देखें पिछली 2 तिमाही के, खासतौर से एफएमसीजी कंपनियों के आंकड़ों को, तो उनको वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। अंततः कंपनियां वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते करते अब अपने मार्जिन बचाने के प्रयास में है और इसलिए कंपनियां 2 से 3% तक कीमतें बढ़ाएंगी। इसका असर हमें बाजार में मांग और कम होने के तौर पर सामने आएगा, ऐसा माना जा रहा है बाजार में। लेकिन कंपनियों का कहना यह है कि उनको अपने मार्जिन्स बेहतर करने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो आप एफएमसीजी उत्पाद, चाहे आप साबुन का इस्तेमाल करते हो, पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हो या कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हो, उनकी महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। सोने की कीमत इस समय पूरी दुनिया में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सोमवार को एमसीएक्स पर सोना पहली बार 66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के प्राइसेस $2180 के ऊपर काम कर रहे हैं। सोने से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री से सरकार को सोने के आयात पर होने वाले खर्च में 7 से 8% की कमी आई है। वित्त वर्ष 23-24 में आरबीआई ने $3.26 अरब मूल्य के गोल्ड बॉन्ड की बिक्री की। ये नवंबर 2015 के बाद सबसे ज्यादा बिक्री का आंकड़ा है। सर, किस तरह बॉन्ड ने मदद करी सरकार की? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने 2 तरह से सरकार की मदद की। एक तो ये मदद की कि भारत में जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड थी उसे कंट्रोल करने में मदद की। भारत में निवेश के तौर पर सोने की खरीद बराबर और हर साल होती है और भारत सोने के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में, बायर्स में है। पिछले 2 साल के भीतर सरकार ने डिजिटली या पेपर गोल्ड को, जो कि बॉन्ड के तौर पर बेचा जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया और उस प्रोत्साहन के साथ सरकार ने एक अतिरिक्त रिटर्न भी उस पर दिया जो कि सामान्य सोने की कीमत से ज़्यादा था। और संयोग से भारत से पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। जैसा शुभम ने आपको बताया कि रिकॉर्ड सोने की कीमतें तेजी पर हैं। इससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चमक गए, क्लिक कर गए और उस वजह से जो लोग फिजिकल सोना खरीदना चाहते थे उन्होंने सोने में निवेश के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को चुना और वहाँ निवेश किया। इसका असर हमें इंपोर्ट की मांग कम होने के तौर पर नजर आया। पर इसका एक दूसरा पहलू ये कि इंपोर्ट वैल्यू में कम नहीं हुआ, क्योंकि मांग तो घटी, वॉल्यूम में, मात्रा में तो घटी, लेकिन चूंकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई तो विदेशी मुद्रा भंडार में कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितना सोना पिछले साल खरीदा जाता था उससे कुछ कम सोना खरीदा गया। पर कीमतें बढ़ने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर उसका असर अच्छा नहीं दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर हैं। हालांकि माना जा रहा था कि आने वाले समय में कुछ कीमतों में कमी आएगी, लेकिन अमेरिका के इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि गोल्ड और सेफ हेवन बाइंग की तरफ जा रहा है। चूंकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ खिसक रही हैं, जर्मनी में मंदी है, ब्रिटेन में मंदी है, चाइना में मंदी है, इसलिए एक सेंटिमेंट है जो सोने के में खरीद को मजबूत कर रहा है और इसलिए हमने सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी है। तो सर, माना क्या जाए, सरकार को वाकई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सरकार को प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो लोगों की फिजिकल सोने की खरीद की आदत को थोड़ा सा नियंत्रित करने में मदद मिली। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत में ज़्यादातर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने खरीदे, HNIs ने खरीदे, क्योंकि उनके लिए इसमें अच्छा बेहतर रिटर्न था और एक ऐसा रिटर्न था जिसने FD और को बीट किया और स्टॉक मार्केट के बराबर रिटर्न दिया, क्योंकि सोना बहुत तेजी से बढ़ा था। रूरल एरिया में, कस्बों में, छोटे शहरों में हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की उतनी खरीद नहीं हुई, क्योंकि वहाँ फिजिकल गोल्ड की खरीद बनी रही। सरकार ने अपने लिए कर्ज जुटाने का एक नया जरिया खोल लिया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि इससे करीब जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचे गए पिछले 2 बार में उससे सरकार ने करीब
4,000 करोड़ रुपए के आसपास की का इशू प्राइस था और जिसकी वैल्यू 72,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो सरकार ने अपने लिए एक कर्ज का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए संसाधन जुटाने का एक और जरिया जरूर निकाल लिया, जिससे उसे बैंकों से या अपने ट्रेजरी बिल्स पर कर्ज लेने पे की निर्भरता को कम करने में कुछ मदद मिली। सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ने को लेकर अमेरिका और चीन की तरफ से एक दूसरे की कंपनियों पर प्रतिबंध का सिलसिला बना हुआ है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने चीन की कई टेक्नोलॉजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों में चीन की चिप मेकर कंपनी CMTI भी शामिल है। सर, नए प्रतिबंधों की जरूरत क्यों पड़ी? चीन की कंपनी है चैंगशिन, जिसको कि CXMT भी कहते हैं। ये वही प्रक्रिया है। हम पिछले 1 साल से लगातार ये देखते चले आ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग में अब चीन और अमेरिका के बीच सीधी राइवलरी दिखाई दे रही। ये कंपनी ये चाइना की जो फर्म है, ये स्मार्ट कंप्यूटर्स के लिए, स्मार्टफोन के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए चिप बनाती है। और ये माना है अमेरिका ने कि इस कंपनी के पास कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो गलत ढंग से ली गई हैं और इसलिए उस पर अब प्रतिबंध लगाया गया। ये सेमीकंडक्टर वार जो शुरू हुआ है उसमें चीन अमेरिका की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण पैंतरा है। अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने स्तर पर बेहतर उत्पादन करने के लिए चीन की प्रतिस्पर्धा को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और कंपनियों पर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA के बीच रविवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो गया। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और लिंचस्टीन शामिल हैं। समझौते के तहत भारत को इन 4 यूरोपियन देशों से अगले 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश मिलेगा। ये भारत का ऐसा पहला आधुनिक व्यापार समझौता है जिसमें विकसित देश शामिल हैं। इस समझौते के बाद इन देशों से भारत में चॉकलेट, अखरोट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच इनका इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। सर, ये EFTA क्या है और यूरोपियन यूनियन से कैसे अलग है? EFTA में वो देश शामिल हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA पर बातचीत कर रहा है, जो अभी शुरू हुई है। ब्रिटेन के साथ भी बातचीत कर रहा है, पर यूरोपीय देशों के साथ कोई मुक्त व्यापार समझौता करने की ये पहली कोशिश थी जो सफल हुई। हालांकि अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन यूरोपीय बाजारों को सहमत कराने में और मुक्त व्यापार करने की दिशा में प्रतीकात्मक रूप से बड़ा कदम है। जिन अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया उसमें स्विट्जरलैंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्विट्जरलैंड से कई सारी चीज़ों का निर्यात भी होता है। हालांकि स्विट्जरलैंड वित्तीय इकोनॉमी है, लेकिन EU से स्वतंत्र है, उसकी अपनी मुद्रा है और इसलिए स्विट्जरलैंड एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो इसमें शामिल हुई है। इसके अलावा दूसरी जो अर्थव्यवस्था है उनमें लिंचस्टीन है जो छोटा सा आइलैंड है। इसके अलावा नॉर्वे और आइसलैंड की अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मॉडल का इस्तेमाल करके भारत यूरोप के अन्य देशों के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौतों को मुक्त व्यापार समझौतों में आगे बढ़ सकता है। इससे जिन उत्पादों के लिए भारत ने अपनी शुल्क दरें घटाई हैं या जिस पर कस्टम ड्यूटीज कम की है, उसमें आइसलैंड से खासतौर से मछलियों का इंपोर्ट, ट्यूना, सामन और बहुत सारी ऐसी मछलियां, क्योंकि आइसलैंड एक बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में फिशरीज़ का, उनका इंपोर्ट भारत में बढ़ेगा। इसके अलावा फ्रूट्स की, फलों की भारत में, इस क्षेत्र से भारत में उनका आयात बढ़ेगा। कॉफ़ी और वाइन का आयात बढ़ेगा क्योंकि इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट, स्वीट्स इन अर्थव्यवस्थाओं से आते हैं। स्विट्जरलैंड को इसमें 2 महत्वपूर्ण फायदे हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड हाई क्वालिटी प्रिसीजन इंजीनियरिंग गुड्स का बड़ा निर्यातक है, इसलिए जो बहुत सारी वॉचेज़ हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बाइसिकल पार्ट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और घड़ियाँ हैं, जो हाई प्रोफाइल इंजीनियरिंग है जिसका हब है स्विट्जरलैंड, उससे भारत में इन उत्पादों के लिए भारत का बाजार स्विट्जरलैंड की कंपनियों को मिलेगा। इसके अलावा भारत को अपैरल एक्सपोर्ट में और कपड़ों के निर्यात में बाजार मिलने की संभावना है। और क्या बड़े फायदे होंगे सर इस FTA से? इस FTA से 2 महत्वपूर्ण चीजें और हुई हैं, क्योंकि इस FTA के साथ भारतीय निर्यातकों को एक नए हिस्से का बाजार मिलना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें केवल स्विट्जरलैंड ही नहीं है, इसमें नॉर्डिक कंट्रीज भी शामिल हैं। तो नॉर्डिक बाजारों में भी भारत की पहुंच बनना अब शुरू होगी और ये भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए नए बाजार खोलने की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण था। सर, स्विट्जरलैंड से जो समझौता हुआ उसमें सोना शामिल नहीं है, ऐसा क्यों? ये दिलचस्प बात है। अगर आप किसी एक कमोडिटी को, किसी एक चीज को देखें तो स्विट्जरलैंड में वैल्यू वाइज उसका सबसे बड़ा निर्यात गोल्ड है। दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा निर्यातक सोना है। हम लोग अपने किसी कार्यक्रम में शुभम चर्चा भी कर चुके हैं जब हमने सोने पर चर्चा की थी किसी इकोनॉमिक में की चीन का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट है गोल्ड का वो स्विट्जरलैंड से होता है। पर भारत सरकार ने इस समझौते के दायरे में सोने को नहीं रखा है, यानी सोने का इंपोर्ट इसके दायरे में नहीं होगा। भारत ने कहा है कि जो 40% की बाउंड रेट है
गोल्ड पर इंपोर्ट के लिए, गोल्ड पर इंपोर्ट के लिए WTO के नियमों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत 40% की बाउंड रेट है, 40% की ड्यूटी लगाई जाती है। भारत अपनी तरफ से कहा है कि इसमें वो 1% की रियायत देगा, करीब 39% की ड्यूटी पर गोल्ड का इंपोर्ट किया जा सकेगा, लेकिन इफेक्टिवली ड्यूटी जो है वो 15% के आसपास ही रहेगी। इसलिए स्विट्जरलैंड से सोना आयात में कोई बड़ी सुविधा या कोई बहुत सहूलियत भारतीय बाजार में नहीं मिलेगी। तो इस समझौते में होते हुए भी, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर होते हुए भी, सोने को एक तरीके से बाहर रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे गोल्ड लोन की व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करें। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद गोल्ड लोन कारोबार में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है। कई बैंकों ने तो पहले से ही दिए गए लोन पर ग्राहकों को टॉप अप लोन भी दे दिया है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि जनवरी 2022 से दिए गए हर गोल्ड लोन की जांच करें। क्या डर है सर, जांच करें, ऐसा क्यों कहा वित्त देखिए, IIFL के पूरे मामले को हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में विस्तार से आपको बता रहे हैं, और जहां 2-3 बड़े कंसर्न निकल कर आए थे, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न एक ये था कि सोने का वैल्यूएशन सही नहीं किया गया। यह माना गया कि उसी वैल्यूएशन पर दोबारा लोन दे दिए गए। एक पहली चिंता यह थी, जिसके कारण IIFL को गोल्ड लोन बांटने से रोका गया। और अब जब इस मामले की परतें खुल रही हैं, तो वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को लग रहा है कि बहुत सारे सरकारी बैंकों ने और बहुत अन्य गोल्ड लोन कंपनियों में भी इस तरीके की समस्या पाई जा सकती है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में इस बात को कहा था कि ये बात जहां से शुरू हुई है IIFL गोल्ड स्कीम से, ये दूर तक जाएगी। अब डर सबसे बड़ा ये है शुभम, इसमें RBI को और फिनांस मिनिस्ट्री को, कि इसमें बहुत सारा गोल्ड खराब क्वालिटी का हो सकता है, नकली भी हो सकता है। तो क्या ऐसा हुआ है, कहना स्पष्ट पता नहीं है कि गलत या ख़राब क्वालिटी का गोल्ड देकर उस पर लोन लिया गया। अगर ऐसा है तो फिर बैंकों के लिए या गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए बड़े नुकसान की बात है। इसलिए नए एसेयर बुलाए गए हैं, नए एसेयर बुलाने की बात कही गई, और ये कहा गया है कि गोल्ड लोन का रिवैल्यूएशन और गोल्ड लोन की प्रोसेस को नए सिरे से रिवैल्यू किया जाए और इनकी पड़ताल की जाए कि जो सोना रखा गया है उसकी क्वालिटी और उसका मूल्य सही है कि नहीं। और इससे गोल्ड लोन कंपनियों में, गोल्ड लोन देने वाले सरकारी बैंकों में खासी खलबली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को डोनेशन देने वाले की जानकारी के लिए 3 महीने का समय मांगा था। स्टेट बैंक की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक बैंक को सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि स्टेट बैंक से मिली जानकारी को वह 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। सर, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया? देखिए, वही स्थिति हुई, हम लोगों ने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी। सुप्रीम कोर्ट में SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि SBI के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था कि उसे 2 तरीके की सूचनाएं देनी थी। एक तो यह बताना था कि जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदा है वो किस डेट के और किस डिनोमिनेशन के, किस मूल्य के हैं, उनके डिटेल्स बताने थे, और वो बॉन्ड्स किन पॉलिटिकल पार्टी से को दिए गए और रिडीम कराए गए, इसकी सूचना देनी थी। SBI रहस्यमय कारणों से देश का सबसे बड़ा बैंक सुप्रीम कोर्ट को यह बता रहा था कि उसे जून के अंत तक का समय दिया जाए, क्योंकि उसको यह सारी जानकारी जुटाने में और मैच करने में लंबा समय लगेगा। हरीश साल्वे उसके वकील थे, और उन्होंने अदालत में यह कहा कि इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, बैंक को सू किया जा सकता है अगर गलत सूचनाएं हो गई, मिसमैच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद दिलचस्प ढंग से सवाल पूछा कि इस आदेश में आज तक इस आदेश को आने के बाद क्या ये जानकारी अभी तक मैच नहीं की गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों जानकारियां अलग अलग मांग रहे हैं, आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं, आप दोनों जानकारियों को इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करा दीजिए और सार्वजनिक करा दीजिए। पिछले 26 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा SBI ने क्या किया इन सारे आंकड़ों को जुटाने के लिए, और फिर अपने आदेश में SBI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI का जो जवाब है उससे लग रहा है कि उसके पास सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, इसलिए उसकी एप्लीकेशन या पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई। कल वो सारी सूचनाएं उसे उपलब्ध करानी होंगी और फिर 15 मार्च तक ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आएंगी। और यकीन मानिए, भारत के राजनीतिक हाल फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रम में काफ़ी बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे किसको दिए गए, किसने वो बॉन्ड्स खरीदे, इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी। कई बड़े रहस्य और कई बड़े राज सामने आएंगे, इस बात की संभावना है। सर, अब आगे क्या होगा फिर? अब सुप्रीम कोर्ट की जानकारी के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये जानकारी मिलेगी, और फिर हमें देखने
सबको मिलेगा, हमें पता चलेगा कि दरअसल ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला किस तरीके से था और किन्होंने खरीदे, किसकी तरफ से बॉन्ड दिए गए, किस पार्टी ने कितना चंदा लिया, और फिर उसके स्वाभाविक विश्लेषण और एनालिसिस, और उससे इन बॉन्ड्स के बदले क्या हुआ है, क्या इन बॉन्ड्स के पीछे कुछ और भी चीज़ें थी, इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। पर महत्वपूर्ण ये शुभम कि भारत में राजनीतिक चंदों को पारदर्शी बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम होने वाला है, और ये होना ही चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में भी कहा था कि सरकार का ये तर्क कतई जायज़ नहीं है कि देश को लोगों को जानने का हक नहीं है कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है। अभी हम इसी कार्यक्रम में इनकम टैक्स के नोटिस की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ट्रांजैक्शन सही रिपोर्ट नहीं किए तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज रहा है, और जब आम लोगों से हर छोटी छोटी जानकारी के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाता है तो फिर देश के राजनीतिक दल इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाते कि वे बताएं कि उन्हें चंदा दिया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जानकारी आ रही है उनका हमको भी इंतजार है और पूरे देश को इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कब सूचनाएं मिलेंगी, और उन्हें हम समझ कर उनकी जानकारी आपके सामने लाना शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच जब तक ये सूचनाएं आती हैं, आप जानना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे क्या हुआ, क्यों वो सारी आपत्तियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाते समय रिजर्व बैंक ने या वित्त मंत्रालय के अंदर दर्ज कराई गई थी वो सब अब सही साबित हुई, और भीतर राजनीतिक चंदों पर क्या होता रहा। हमने विस्तार से इस पर एक इकोनॉमिक में आपको बताया, कई सारी नई जानकारियां जो मिलेंगी उनके जरिए आप समझ पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की इन जानकारियों का भारत के लिए कितना महत्व होने वाला है। अगर आप उस इकोनॉमिक को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर देखें ताकि पूरा प्रकरण आपको समझने में मदद मिलेगी। चीन के रियल एस्टेट मार्केट का संकट इतना बढ़ गया है कि वहां पर कुछ और रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्ट होती हैं तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन के हाउसिंग मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार कंपनियों के डिफॉल्ट को झेलने के लिए तैयार है। चीन के हाउसिंग मंत्री ने यह भी कहा कि जो कंपनियां कारोबार चलाने में असमर्थ हैं उन्हें या तो बंद होना पड़ेगा या रिस्ट्रक्चर जरूरी है। क्या मतलब निकाला जाए सर इस बयान का? चीन की अर्थव्यवस्था से खराब खबरों के लिए तैयार रहिए। हम लगातार आपको पिछले एक साल में बता रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ी दरार है, सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर था। कई बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट हुई हैं। उस डिफॉल्ट होने के साथ चीन का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक बड़ी निर्भरता इन रियल एस्टेट सेक्टर पर है। वो रियल एस्टेट सेक्टर को ज़मीनें बेचते हैं और उनसे टैक्स वसूलते हैं। इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो चीन के सेंट्रल बैंक ने और सरकार ने फिनांस किया है, लेकिन अब एक सीमा से अधिक जाकर चीन की कंपनियों को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, ये बात बताई गई है। हम विस्तार से एक इकोनॉमिक में आपको बता चुके हैं कि चीन की सरकार ने कंपनियों के लिए लक्ष्य रखा था कि वो अपनी कर्ज पर निर्भरता घटाएंगी, कर्ज के बारे में जानकारी देंगी, सूचनाएं देंगी, और जैसे ही वो लक्ष्य सामने रखे गए उसके बाद चीन में डिफॉल्ट होना शुरू हुए। लेकिन अब सरकार भी शायद थक गई है मदद करते करते, इसलिए आने वाले समय में कई डिफॉल्ट सामने आएंगे जिसका असर हमें बाजार की सेंटिमेंट पर, बाजार की अंतर्धारणा पर भी दिखाई देगा, और चीन की अर्थव्यवस्था जो पहले ही 5% की आर्थिक विकास दर से नीचे फंसी हुई है उस पर भी नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने छोटी और मझोली रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रीट्स को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक इस तरह के रीट्स के इन्वेस्टमेंट मैनेजर नेटवर्थ कम से कम 20 करोड़ रुपए होनी चाहिए और रीट्स इस लायक हों कि 200 यूनिट होल्डर्स से वे कम से कम 50 करोड़ रुपए जुटा सके। फरवरी में भारतीय शेयर बाजारों से दूर रहने वाले विदेशी निवेशक मार्च महीने में वापस लौट आए हैं। 1 से 8 मार्च तक एफपीआई ने शुद्ध रूप से 11,823 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इसमें पहले जनवरी से में एफपीआई ने 25,744 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। फरवरी में एफपीआई भारतीय बाजार से दूर रहे और इस दौरान उन्होंने केवल 1,539 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। जापान की अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल रही है। सोमवार को जापान की तरफ से दिसंबर तिमाही के ग्रोथ आंकड़े जारी किए गए। दिसंबर तिमाही के दौरान जापान की ग्रोथ 0.4% दर्ज की गई, जो अनुमान से बेहतर है। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ने की वजह से जापान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सर कोई टिप्पणी आपकी? जापान की अर्थव्यवस्था से अच्छी खबर है, जबकि चीन से चुनौतियां हैं। जापान ने इस अर्थव्यवस्था के जो अपने संशोधित आंकड़े जारी किए उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जापान की अर्थव्यवस्था ने जो टेक्निकल रिसेशन थी, मंदी थी, उसे बचा लिया है, क्योंकि चौथी तिमाही में, दिसंबर वाली तिमाही में जापान के आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी दिखाई दी और अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। अब इसके बाद अगली तिमाही की उम्मीद होगी, क्योंकि अगर ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा तो जापान को लेकर फिर निवेशकों की उम्मीदें आगे बढ़ना शुरू होंगी। ब्याज दरों को लेकर जापान के सेंट्रल बैंक ने बड़ा सधा हुआ नज़रिया अपनाया है और फिलहाल अभी वहाँ किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे और कल एक खास खबर और होगी। आज रात को अमेरिका का बजट आएगा। बजट में क्या कुछ निकला ये लेकर हम कल आपको मनी सेंट्रल में बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।